28 अप्रैल 2007 ऑस्ट्रेलिया अपना लगातार तीसरा वर्ल्ड कप जीत चुकी थी, लेकिन अंपायर्स के हिसाब से मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें लग रहा था कि अभी भी 3 ओवर बाकी है और ये मैच अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। कुछ ऐसे लेवल की प्लानिंग थी 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, जिसने इस वर्ल्ड कप को शायद एक बहुत ही बड़ा फेलियर बना दिया। और जहां ऑस्ट्रेलिया को अंधेरे में वापस क्रिकेट खेलने आना पड़ा, बिना लाइट्स के खेलने आना पड़ा, वहां पर पता चल गया कि इस वर्ल्ड कप का स्टैंडर्ड आखिर क्या था। इंडिया पाकिस्तान का पहले ही राउंड में एग्जिट कर जाना, उनका इतनी बुरी तरह बाहर हो जाना, इसने पूरे वर्ल्ड कप को हमेशा के लिए हिला के रख दिया। इस वर्ल्ड कप की टीआरपी गिर गई, इस पूरे वर्ल्ड कप में किसी ने इतनी व्यूअरशिप दिखाई ही नहीं और पूरा का पूरा मार्केट एकदम क्रैश कर गया, जहां स्पॉन्सर्स को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उस टाइम कैरेबियन गवर्नमेंट ने $300 मिलियन से ज्यादा लगाए थे पूरा वर्ल्ड कप कराने में, लेकिन बार बार उनको नुकसान होता रहा। जहां पर स्टैंड्स खाली होते थे, ज्यादा क्रिकेट को एंजॉय नहीं किया जाता था और कहीं ना कहीं टाइम जोन्स के चलते फैंस क्रिकेट का मजा ले भी नहीं पाते थे। तो शायद यही सारे रीजंस थे जिसकी वजह से 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप एक फेलियर था। और जिस तरीके से इंडिया की खराब परफॉर्मेंस रही थी, ग्रेग चैपल, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर के जो इश्यूज थे, उसने भी इस वर्ल्ड कप को काफी ज्यादा इनफेमस बना दिया था। तो क्या आईसीसी ने पैसा कमाने के चक्कर में इस पूरे टूर्नामेंट को बर्बाद कर दिया? आइए जानते हैं। 2007 तक क्रिकेट की मार्केट कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी, जहां पे स्पॉन्सर्स बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे थे, टीवी राइट्स की वैल्यू हर साल बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और इंडिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्केट बन चुका था। देखकर तो लग रहा था कि 2007 का वर्ल्ड कप शायद क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे सुनहरा वर्ल्ड कप हो सकता है, जिसमें हमें देखने को मिल रही थी 16 कंट्रीज जो इसमें भाग लेने वाली थी और पार्टिसिपेट करने वाली थी। ये आज तक कभी नहीं हुआ था कि इतनी सारी टीम्स एक ही वर्ल्ड कप में खेल रही हो और पार्टिसिपेट कर रही हो और इतने ज्यादा मैचेस किसी वर्ल्ड कप में खेले गए हों। 51 मैचेस खेले गए, 48 डेज तक ये टूर्नामेंट चला और सबको लग रहा था कि कैरेबियन जैसे एक सुनहरे एंटरटेनिंग देश में ये वर्ल्ड कप सबको काफी खुशियां दे सकता है और एक कंपेटिटिव क्रिकेट इस पूरे वर्ल्ड कप में हम जरूर विटनेस करेंगे। जहां कैरेबियन के 9 देशों में टूर्नामेंट खेला गया, सबको लगा था कि जिस तरीके का क्राउड भी वहां का है, जिस तरीके का एंटरटेनमेंट वहां के लोग प्रोवाइड करते हैं, वो इस वर्ल्ड कप को एक स्पेक्टिकल बना देंगे, एक सक्सेस बना देंगे। फॉर्मेट भी ऐसा डिजाइन हो गया था जहां पे टीवी इन्वेंट्री ज्यादा से ज्यादा मिले, एडवर्टाइजिंग में ज्यादा से ज्यादा खर्चा हो और ये टूर्नामेंट कमर्शियली भी और क्रिकेट के लेवल पे भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल। और सबसे बड़ा स्पेक्टिकल जो इस वर्ल्ड कप में लग रहा था लोगों को होगा, वो था इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला। सबको देखकर लग रहा था कि जो क्वालिटीज इन दोनों टीम्स में है, इनको आराम से सुपर 8s में आना चाहिए या फिर क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल्स तक तो ये टीम जरूर पहुंच सकती है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। इंडियन टीम जो पेपर पे बहुत ज्यादा सुदृढ़, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, वो पहले ही राउंड में बाहर हो जाती है, बांग्लादेश जैसी टीम से हार जाती है। और वहीं पे दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी यही हाल होता है, जहां वो आयरलैंड से हार जाते हैं और वो भी पहले ही राउंड में बाहर हो जाते हैं। 1.5 महीने से ज्यादा का वर्ल्ड कप कराया गया और वहां पर इंडिया पाकिस्तान जैसी 2 जायंट कंट्रीज एकदम बाहर हो जाती है और पूरा का पूरा वर्ल्ड कप एकदम फीका पड़ जाता है। और सिर्फ 2 ही हफ्तों के अंदर हमने देखा कि पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल जो इस वर्ल्ड कप के लिए बनाया गया था, वो कहीं ना कहीं क्रैश हो गया था और सिर्फ 2 ही हफ्तों में सारी मेहनत पर पानी भी फिर रहा था। जो भी लोग 2007 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं, उन्हें हमेशा इंडिया की हार याद आती है जो बांग्लादेश के खिलाफ आई थी। बहुत ही शर्मनाक मोमेंट था पूरे इंडियन क्रिकेट के लिए, इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए, जहां उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो बांग्लादेश से हार जाएंगे। लेकिन सच बात तो यह है कि इंडिया का ये वर्ल्ड कप कैंपेन 17 मार्च 2007 को नहीं शुरू हुआ, बल्कि 2005 में ही शुरू हो गया था, जहां ग्रेग चैपल इस इंडियन टीम के हेड कोच बने थे। लेकिन ये बात कुछ लोगों को पसंद आ नहीं रही थी। चाहे हम सीनियर खिलाड़ी की बात करें, जैसे वो सचिन तेंदुलकर हो, सौरव गांगुली हो या राहुल द्रविड़ हो, उनकी ग्रेग चैपल से कुछ ज्यादा अच्छी नहीं बन रही थी। एक ऑफिशियल स्पॉट और एक बहुत ऑफिशियल कहासुनी भी हुई थी ग्रेग चैपल और सौरव गांगुली के बीच में साल 2005 में, जिसने पूरे मैटर को काफी खराब कर दिया था। सबको पता था इस इंडियन टीम में माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और एक यूनिट की तरह ये टीम बिल्कुल भी नहीं खेल रही है। चाहे इसमें हम बात कर ले, काफी सारे प्लेयर्स के यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर्स बदले गए, प्लेयर्स को वो सिक्योरिटी नहीं दी गई, उनको वो
फ्रीडम नहीं दी गई जो इससे पहले उनको कोच जॉन राइट दे रहे थे। तो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस, बहुत ज़्यादा टर्मोइल इंडियन टीम में आ गया था, जिसको देख के लग रहा था कि ये टीम शायद वर्ल्ड कप में इतना अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि इस टीम में वो बात, वो दोस्ती और वो चीज़ नहीं है जो इस टीम को चैंपियन बना सके। खिलाड़ी बहुत थे इस टीम के पास, खिलाड़ियों में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो एक यूनिट, एक कोर इस टीम का बिल्कुल भी नहीं लग रहा। धीरे धीरे इस टीम में वो ट्रस्ट खत्म हो गया था, एक दूसरे पे वो विश्वास खत्म हो गया था जो इस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हुआ करती थी। 2003 वर्ल्ड कप में ये टीम बहुत ही अच्छा खेली, बहुत ही कमाल खेली, फाइनल में जरूर हार गई, लेकिन इस टीम में वो यूनिटी दिखती थी, यंगस्टर्स में वो पोटेंशियल दिखता था, यंगस्टर्स में वो एक्साइटमेंट दिखती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो सब खत्म हो गया था। अब इस सब के बाद बारी आ जाती है 17 मार्च 2007 की, जिस दिन इंडिया और बांग्लादेश का पोर्ट ऑफ स्पेन में एक मुकाबला खेला जा रहा था। सबको लग रहा था इंडिया के लिए बहुत ही इजी विन होने वाली है और पहला मैच वो आराम से जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इंडिया के लिए सब कुछ फेल हो गया, जहां वीरेंद्र सहवाग, रॉबिन उथप्पा, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, युवराज सिंह जैसे सारे खिलाड़ी फेल हो गए और ये टीम सिर्फ 190 रन ही बना पाई। उसके बाद बांग्लादेश ने इस स्कोर को अच्छे से चेज कर दिया, जहां पे मुशफिकुर रहीम ने विनिंग शॉट मारा और एक बहुत अच्छी पारी खेली थी, जिसने बांग्लादेश को इंडिया के खिलाफ एक मुकाबला जिता दिया। बांग्लादेश के लिए बहुत ही अच्छा मूवमेंट था, बहुत ही सुनहरा मूवमेंट था, लेकिन इंडियन टीम को देख के वहीं समझ आ गया था कि ये टीम शुरू होते ही बिखर चुकी है और अब इस वर्ल्ड कप में भी इनका कोई फ्यूचर नहीं है। अगले मुकाबले में इंडिया बरमूडा से खेलती है और वहां पर उनकी बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी होती है। वीरेंद्र सहवाग एक बहुत ही अच्छा शतक लगाते हैं और टीम इंडिया 413 रन बना देती है और वन साइडेड बरमूडा को हरा देती है। सबको वो मोमेंट तो याद होगा जहां रॉबिन उथप्पा की कैच ड्वेन लेवेरॉक ने ली थी वन सिंगल हैंडेड, और वो सबसे बड़ा मोमेंट बन चुका था उस वर्ल्ड कप का। हम अभी तक याद रखते हैं कि ड्वेन लेवेरॉक ने कैसे वो कैच ली थी और आज भी उसकी इतनी बात होती है, जहां पर इतनी अच्छी फिटनेस ना होने के बावजूद उन्होंने एक वन हैंडेड स्टनर लिया था। लेकिन इसके बाद आता है 23 मार्च 2007, जहां इंडिया का मुकाबला श्रीलंका से होता है। श्रीलंका इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम थी, बहुत ही मजबूत टीम थी और शायद वर्ल्ड कप जीतने की वन ऑफ द कंटेंडर्स भी थी। उस वक्त देख के लग रहा था जिस टीम में कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने, लसित मलिंगा, मुथाइया मुरलीधरन और न जाने कितने ऐसे खिलाड़ी थे, सबको लग रहा था कि श्रीलंका को हराना इस वक्त बहुत मुश्किल है। और हुआ वही जिसका हमें डर था कि इंडिया बहुत बुरी तरह ये मुकाबला हार गई और ये मुकाबला हारकर टीम इंडिया सुपर 8 क्वार्टर फाइनल से ही पहले बाहर हो गई और सबको पता चल गया कि ये इंडियन टीम बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। चाहे वो ग्रेग चैपल की कोचिंग हो, प्लेयर्स में आपस में यूनिटी हो और न जाने कितनी चीजें हो, इंडियन टीम पूरी तरह टूट चुकी थी। इतनी बुरी तरह कि कुछ प्लेयर्स जाके चेंज रूम में रोए भी और बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए। और बहुत ही खराब टाइम था ये पूरे इंडियन क्रिकेट के लिए, जहां पे किसी को समझ ही नहीं आया कि ये टीम एकदम कैसे बिखर गई। तो पहले से ही साउथ एशियन मार्केट आपकी चली गई, जो वर्ल्ड कप काफी ज्यादा देख रही थी, एंजॉय कर रही थी और काफी ज्यादा मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ती, उसमें और ज्यादा फायदा होता अगर इंडिया इस टूर्नामेंट में आगे जाती या पोटेंशियली जीत भी जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले ही 2 हफ्ते में इंडिया बाहर हो गई और सबके लिए काम वहीं पे खत्म हो गया। अब इंडिया के बाहर होते ही सिर्फ फैंस या इंडियन टीम नहीं रोई, इसके अलावा सारे ब्रॉडकास्टर्स, एडवर्टाइजर्स और स्पॉन्सर्स भी रोए, जिनको भारी नुकसान हो गया और पूरा का पूरा वर्ल्ड कप का जो कमर्शियल मॉडल था, बिजनेस मॉडल था, वो इंडियन टीम पर ही डिपेंड कर रहा था। अगर वो अच्छा करते तो इस वर्ल्ड कप को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता, मॉनेटरली काफ़ी ज़्यादा ये वर्ल्ड कप कमाई करता, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सेट मैक्स को प्रीमियम टीवी राइट्स बेचे गए थे और सबको लग रहा था कि उनकी बहुत अच्छी कमाई होगी, TRP उन्हें बहुत अच्छी मिलेगी और सेट मैक्स काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, जहां बहुत बुरी तरह TRP गिर गई सेट मैक्स की और किसी ने वर्ल्ड कप पहले राउंड के बाद देखा तक नहीं। सेट मैक्स के अलावा और भी बहुत मेजर स्पॉन्सर्स थे जिन्हें भारी नुकसान हो गया, जैसे कि पेप्सिको, नोकिया, हीरो होंडा, ITC और न जाने कितने ऐसे स्पॉन्सर्स थे जिन्हें बहुत ज्यादा प्रीमियम भरना पड़ा, जिन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया और रिटर्न में उनको ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं मिला। इंडिया श्रीलंका मैच के दौरान जो एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जा रहे थे, 10 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जा रहे थे, उनकी कीमत लगभग 4 लाख थी। सबको एक्सपेक्टेशन थी कि चाहे सुपर 8 हो, क्वार्टर फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, कभी ना कभी इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला जरूर होगा और वहां पे TRP भी मिलेगी, काफी ज्यादा स्पॉन्सर्स कमाई करेंगे, ब्रॉडकास्टर्स कमाई करेंगे, एडवर्टाइजर्स कमाई करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। दोनों टीम्स इतनी बुरी तरह क्रैश हो गई, पहले ही राउंड में बांग्लादेश आयरलैंड से हार गई और उनका सफर वहीं पे खत्म हो गया। सेट मैक्स की टीवी रेटिंग पॉइंट्स जो 6 से 8 के बीच में एक्सपेक्ट करी जा रही थी, वो गिरकर 1 से 2 पर आ गई।
ब्रॉडकास्टर्स को जान के एड्स को डिस्काउंट करना पड़ा, जहां 70% डिस्काउंट उन्होंने लगाया और एड्स में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। ब्रॉडकास्टर्स के लिए वर्ल्ड कप बहुत ही ज़्यादा भुला देने लायक था क्योंकि उनको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ और उसके अलावा एडवर्टाइजर्स और स्पॉन्सर्स के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हुआ। सबसे बड़ा झटका तो यहाँ पे पेप्सिको को लगा, जो काफ़ी टाइम तक इंडियन क्रिकेट टीम के एड्स बना रहे थे। यहाँ पर भी उन्होंने कुछ ऐसा किया जहाँ हमें इंडियन क्रिकेट टीम के कुछ एड्स देखने को मिलते थे, आपस में जितने और कंट्रीज़ के खिलाड़ी थे वो भी एड्स करते थे, लेकिन इंडियन मार्केट में यहाँ पे पेप्सिको को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि टीम इंडिया आगे बिल्कुल भी नहीं गई और यहाँ पे सबका मूड, पूरे ऑडियंस का मूड बदल चुका था। सबको पता था इंडिया बाहर हो चुकी है और उनका टीम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक आक्रोश हो रहा था और सबको लग रहा था कि यहाँ पे माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो पेप्सिको ने जितने भी मेहनत करके एड्स बनवाए, जितने उस पर खर्चा किया, उस सब पे पानी फिर गया और बहुत बुरी तरह यहाँ पे पेप्सिको डूब गया। और सिर्फ पेप्सिको ही नहीं, चाहे हम LG, वीडियोकॉन, हीरो होंडा, हच और न जाने कितने ऐसे ब्रांड्स की बात करें, सबको ये सेम नुकसान झेलना पड़ा बिकॉज सब ने एड कैंपेन्स पे बहुत मेहनत करी थी, स्पॉन्सरशिप में काफ़ी पैसा लगाया था और काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो चुके थे, मनी इन्वॉल्व हो चुका था, जिसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। और कमर्शियल डिजास्टर यहाँ पे सिर्फ टीवी तक नहीं था, बल्कि हम स्टेडियम्स में भी देख रहे थे कि लोग ज़्यादा इस वर्ल्ड कप को एंजॉय नहीं कर रहे थे और स्टेडियम फुली पैक्ड नहीं थे जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब सच तो ये है कि इंडिया पाकिस्तान के हारने के बाद सिर्फ टीवी रेटिंग्स ही नहीं बल्कि स्टेडियम्स भी खाली होने लगे। हम हमेशा देखते हैं कि चाहे देश के किसी भी कोने में वर्ल्ड कप जैसा इवेंट हो रहा होता है, सबसे ज़्यादा वो इंडियंस या फिर पाकिस्तानीज या फिर साउथ एशियन से भरता है। और इंडियंस तो हमें हर जगह दिखते हैं जो अपनी टीम को सपोर्ट करने आते हैं, इंडियन क्रिकेट को सपोर्ट करने आते हैं, और चाहे आप वर्ल्ड कप चांद पे भी रखवा दें, वहाँ पर भी हमारे इंडियन फैंस मौजूद होंगे। बट जैसे इंडिया बाहर हुई, फैंस ने भी आना बंद कर दिया, फैन टूर सारे कैंसिल हो गए जितने भी वर्ल्ड कप के लिए बने जा रहे थे, और कहीं ना कहीं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। पाकिस्तान में भी लोग क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं और वहाँ पर भी यही सेम चीज़ हुई जहाँ लोगों ने उनके बाहर होने के बाद वर्ल्ड कप देखा तक नहीं। और यहाँ पर कैरेबियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड कप पे $300 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किया था उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वर्ल्ड कप कराने पे, और जितने भी लॉजिस्टिक, इवेंट मैनेजमेंट, जितनी भी चीज़ें इसमें लगनी थी, सब पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी गई थी। उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, $300 मिलियन का ऑलमोस्ट इन्हें नुकसान हो गया था और वहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा खराब हो गई। 9 देश जो कैरेबियन आइलैंड्स में हम देखते हैं, वहाँ पे वर्ल्ड कप कराया गया, जिसमें एंटीगा बारबुडा, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, बारबाडोस, गयाना, ग्रेनेडा जैसे कुछ देश थे जो ये वर्ल्ड कप करा रहे थे। हर जगह क्रिकेट का बहुत ज़्यादा कल्चर है, क्रिकेट को काफ़ी चिल होकर देखा जाता है, काफ़ी मज़ेदार तरीके से देखा जाता है, लेकिन लोग यहाँ पर नहीं आ रहे थे और अपनी टीम्स को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन स्टेडिया भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये वर्ल्ड कप फेस कर रहा था और लोगों को वर्ल्ड कप वाली फील इस पूरे टूर्नामेंट में आ ही नहीं रही थी। और एक और रीज़न जो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बना रहा था और इस वर्ल्ड कप को एक फेलियर बना रहा था, वो था टिकट्स की प्राइसेस। वेस्ट इंडीज़ की आम पब्लिक इस वर्ल्ड कप के मैचेस को अफोर्ड नहीं कर पा रही थी और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। अगर आपके आम लोग, अगर आपकी पब्लिक क्रिकेट मैचेस नहीं देख पा रही है, स्टेडियम्स में नहीं आ पा रही है, तो उन मैचेस का कोई मतलब नहीं है और उस पूरे वर्ल्ड कप या फिर क्रिकेट मैचेस का क्रेज ही खत्म हो जाता है। तो देखकर तो यही लगता है कि इस वर्ल्ड कप में जितना कुछ गलत हो सकता था वो हुआ और यहाँ पर बहुत बुरी तरह ये वर्ल्ड कप डूबता ही जा रहा था। टूर्नामेंट का रेवेन्यू टारगेट अराउंड $42 मिलियन रखा गया था और कलेक्शन सिर्फ $32 मिलियन का हुआ। तो इसका मतलब ये था कि $300 मिलियन पूरे वर्ल्ड कप पे खर्च करे गए, लेकिन फिर भी ये स्टेडियम आधा ही बहुत मुश्किल से भर रहा था और यही इस वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी था। अब कमर्शियली आईसीसी यहाँ पर एक और चीज़ पर फोकस कर रही थी, जिसका मतलब था स्पॉन्सरशिप प्रोटेक्शन। ऑफिशियल स्पॉन्सर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले, विजिबिलिटी मिले, इसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा होर्डिंग्स लगवा दिए थे, काफ़ी ज़्यादा बैनर स्टेडियम के अंदर लगवा दिए थे जहां पर ब्रांड्स की बहुत ज़्यादा मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग हो सके। और इसका ये भी मतलब था कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल स्टेडियम में बना दिए गए, जिसमें आप घर का खाना नहीं ला सकते थे, आप इंस्ट्रूमेंट्स नहीं ला सकते थे, आप ज़्यादा डांस या ज़्यादा इंजॉय नहीं कर सकते थे। और यही वेस्ट इंडीज़ के पब्लिक या उनकी यूएसपी हुआ करती थी। अगर आप लोगों से उनकी यूएसपी ही छीन लोगे तो वो बिल्कुल भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होंगे और यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की सारी पब्लिक का एकदम मन ही बैठ गया। शायद इसी वजह से वो ज़्यादा मुकाबले देखने आए ही नहीं, उनका इंटरेस्ट एकदम चला गया और ये वर्ल्ड कप वहीं पे काफ़ी ज़्यादा एकदम बोरिंग और एकदम डेड हो गया। लोकल वेंडर्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उन पे पाबंदियां लगा दी गई और इससे तो हमें यही पता चल गया कि वेस्ट इंडीज़ के लोग इससे बिल्कुल खुश नहीं थे।
और इसीलिए हमने 2007 के वर्ल्ड कप में हमने ये देखा कि ये कॉर्पोरेट इवेंट ज़्यादा लगने लगा था और एक फैंस के लिए इवेंट बिल्कुल नहीं लग रहा था। सबको लग रहा था कि एक कॉर्पोरेट क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं जहाँ पे सिर्फ ब्रांडिंग्स हो रही हैं, स्पॉन्सर्स दिखाए जा रहे हैं और बस उसी के लिए ये वर्ल्ड कप बना था। अगर आप फैंस का ध्यान ढंग से नहीं रखोगे तो आपको क्रिकेट में कभी वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब ये टूर्नामेंट पहले ही बड़ी दिक्कतों से घिरा हुआ था और इसमें एक और बहुत बुरी चीज़ हो गई थी। बॉब वुलमर जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच थे, उनकी अनजाने में मौत हो जाती है और वो अपने होटल रूम के बेड पर अनकॉन्शियस मिलते हैं। सबको काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वहाँ पर मिली, जहाँ किसी ने बोला कि उनका मर्डर कर दिया गया है या फिर वो किसी मैच फिक्सिंग के आरोप में इन्वॉल्व थे या फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसी ऐसी चीज़ें उनके बारे में बोली जा रही थी और पूरे वर्ल्ड कप पे एक बहुत बड़ा धब्बा लग गया था कि एक कोच एक टूर्नामेंट में एकदम मर गया। और कुछ लोगों को तो ये भी लगा कि यहाँ पे अंडरवर्ल्ड का रिलेशन है और शायद इसी वजह से बॉब वुलमर की जान चली गई। बहुत सारी बातें होने लगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अजम्पशंस बनाए गए और पाकिस्तान जब आयरलैंड से मुकाबला हारी और बाहर हो गई, उसके अगले दिन ही बॉब वुलमर की मौत हो जाती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो गई, ऐसे साइकिल ऑफ इवेंट्स हो गए जिसने इस वर्ल्ड कप की बर्बादी एकदम लिख ही दी थी। और यहाँ पर एक मौत होना, एक रिनाउंड कोच की मौत होना, ये बताता था कि इस वर्ल्ड कप में शायद सेफ्टी भी उतनी नहीं है और शायद बॉब वुलमर की डेथ इस वर्ल्ड कप को एक बहुत बड़ा नुकसान, एक बहुत बड़ा धब्बा बना रही थी। बाद में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस भी करी गई और ये पाया गया कि एक मर्डर नहीं है। कुछ ना कुछ उनके साथ हेल्थ इश्यूज थे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिसके चलते बॉब वुलमर की जान एकदम चली गई। लेकिन ये एक वर्ल्ड कप के दौरान हो गया जिसमें पूरा ब्लेम वर्ल्ड कप पे आ गया और वर्ल्ड कप पे ही काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे। और एक टूर्नामेंट जो क्रिकेट का फेस्टिवल होता है, सेलिब्रेशन होता है, जिसको हर क्रिकेट फैन बहुत ही उम्मीद, बहुत ही पैशन, बहुत ही उत्साह से देखता है, आज उसे हर कोई बहुत ही बुरी याद की तरह देखता है और सबको लगता है कि ये वर्ल्ड कप ना ही होता तो अच्छा ही होता। और इस वर्ल्ड कप में इतना कंफ्यूजन था कि ये टूर्नामेंट खत्म होने का नाम तक नहीं ले रहा था और जो फाइनल जिस तरीके से इस टूर्नामेंट का कराया गया था वो भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल था। 28 अप्रैल 2007 को ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बनाम इस वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया और वहां पर हमने ये देखा कि 38 ओवर का मुकाबला खेला गया था जो कि बारिश की वजह से हो गया था। वहां पर एडम गिलक्रिस्ट बहुत ही कमाल की पारी खेलते हैं, 149 रन की पारी 107 बॉल में खेलते हैं और श्रीलंका को एकदम उड़ाकर रख देते हैं। और यहाँ पे तो बात साफ हो गई थी कि ऑस्ट्रेलिया ही वर्ल्ड कप जीतने वाली है, वही अपनी डोमिनेंस, अपनी डायनेस्टी बनाने वाली है और वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक करने वाली है जो उन्होंने 1999, 2003 और अब 2007 में जीत लिया। तो देखकर तो ये बात बिल्कुल पता चल गई कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का ही डोमिनेशन है और उनके आसपास आज भी कोई नहीं है। मैच जैसे ही खत्म हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबला जीता, सारे प्लेयर्स सेलिब्रेट करने लगे, लेकिन एक चीज हमने यहाँ होते हुए देख ली जो कभी हुई नहीं थी। अंपायर्स ने इस मुकाबले को एकदम रोक दिया और ऑस्ट्रेलिया को विनर्स घोषित नहीं किया। उन्होंने देखा कि लाइट यहाँ पे इतनी नहीं है, बैड लाइट है और उसके चलते उनको लगा कि अभी मैच में 3 मुकाबले और बचे हैं और अभी और भी क्रिकेट खेला जाना है। उसके चलते इतना ज़्यादा कंफ्यूजन इस मुकाबले में हो गया जहां ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये कैसी बातें हो रही हैं। लगभग ये फाइनल अंधेरे में, खराब लाइट में कंप्लीट करवाया गया जिसने एक और धब्बा इस वर्ल्ड कप पे डाल दिया। तो इस वर्ल्ड कप में इतनी खराब चीज़ें हो चुकी थी और ऊपर से अब फाइनल भी अगर ढंग से कंडक्ट नहीं कराया गया तो इसका यही मतलब निकल के आया कि ये वर्ल्ड कप फेल होने के लिए ही बना था। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे, टीम्स ने अच्छा नहीं खेला, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन था ही नहीं जिसके चलते ये वर्ल्ड कप हम कभी इतना याद करेंगे ही नहीं। और इंडियन मार्केट या साउथ एशियन मार्केट के लिए वैसे भी ख़राब था क्योंकि टाइम जोन्स का बहुत फ़र्क था, जहां पे वेस्ट इंडीज में देर रात को मुकाबले शुरू होते थे और वो सुबह 4-5 बजे तक चलते थे। तो ये इश्यूज थे यहाँ पे जिसकी वजह से टाइमिंग्स की बिल्कुल कंपैटिबिलिटी नहीं थी। ऐसे इश्यूज थे जिसने इस वर्ल्ड कप को कहीं ना कहीं एक फेलियर ही बना दिया। आईसीसी ने इस पूरे वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड कप फाइनल पे एक अपॉलॉजी भी इशू करी और सबको बोला कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे ऐसे इश्यूज रिपीट नहीं होंगे। अब 2007 के वर्ल्ड कप ने सबको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स दिए कि ज़्यादा टीम्स बढ़ाने से, ज़्यादा मैचेस बढ़ाने से या ज़्यादा दिन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आपको वर्ल्ड कप कंडक्ट करना अच्छे से आना चाहिए, सबका ध्यान अच्छे से रखना आना चाहिए, तभी आप सक्सीड कर पाओगे। आईसीसी ने बहुत ही हार्ड तरीके से इस चीज़ को सीखा, जहाँ पे फैंस का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था, टीम्स ने भी इतना अच्छा नहीं खेला और उसके चलते इस वर्ल्ड कप को, स्पॉन्सर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। और सबसे ख़राब बात तो यहाँ पर ये थी कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर पूरा का पूरा
कमर्शियल बिजनेस मॉडल बना हुआ था और वो तो फेल होना ही था अगर ये टीम्स अंडर परफॉर्म करती। उनको और टीम्स पर ध्यान देना चाहिए था और टीम्स की तरफ भी थोड़ी नज़र डालनी चाहिए थी जो कि इस वर्ल्ड कप को शायद एक सक्सेस बना सकते थे। जैसे इंडिया पाकिस्तान ने कोलैप्स किया, ये वर्ल्ड कप भी उसी टाइम कोलैप्स हो गया और 15 दिन के अंदर ये वर्ल्ड कप एक फेलियर बन गया। लेकिन इंडियन क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी बात हो गई थी जहां ग्रेग चैपल ने इस वर्ल्ड कप के बाद रिजाइन कर दिया, वो चले गए और इसके बाद कुछ ही महीनों बाद होता है 2007 का T20 वर्ल्ड कप जहां पे इंडियन क्रिकेट को एक नई दिशा मिलती है। MS धोनी एक युवा कप्तान थे, एक युवा टीम को लेकर वो T20 वर्ल्ड कप में जाते हैं जहां पे किसी को कोई उम्मीद थी ही नहीं इंडियन टीम से, क्योंकि कोई भी बड़ा खिलाड़ी नहीं खेल रहा था। वैसे ही T20 फॉर्मेट को सब उस टाइम फिगर आउट कर रहे थे, उन्हें खुद ही नहीं पता था कि इस फॉर्मेट में वो क्या कर सकते हैं। बट यहाँ पर जैसे ही इंडिया ने जीता, T20 क्रिकेट का राइज हुआ, इंडियन क्रिकेट का राइज हुआ और हमें एक अलग ही टीम देखने को मिली जो हमें कुछ टाइम से देखने को नहीं मिल रही थी। उसके बाद जन्म हुआ इंडियन प्रीमियर लीग का, जिसने आज क्रिकेट मार्केट को बूम कर दिया है और सबको बता दिया है कि शायद इस वक्त क्रिकेट का फ्यूचर IPL ही है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। क्या आपको भी लगता है ये वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा फेलियर था और एक ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर कराया जाता तो ये वर्ल्ड कप भी हम हमेशा के लिए याद रखते? आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग द क्रिकेट शो विद सिड।